जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 100 वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है, आप देख सकते हो, आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है। तीसरा यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। जो एसएससी एमटीएस का 2023 का क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलियम्स का प्री का भी क्वेश्चन है, यूपीएससी का। मतलब वो सारे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए हैं, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो पहला जो बात है कि मैं इस वीडियो में रिपीटेड क्वेश्चन को कराने वाला हूँ जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्लस पॉइंट ये भी है इसमें वीडियो में, इसमें कि जो मैं 100 क्वेश्चन नहीं, इसमें लगभग आपके 500 प्लस क्वेश्चन चले जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जैसे 1 हो गया तो इसमें मैं आपको हर एक ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ से 4 से 5 6 भी क्वेश्चन निकल जाएंगे एक क्वेश्चन के अंदर। मैं 6 बातें आपको बता दूंगा, 6 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, और एक क्वेश्चन के अंदर 5-6 निकल जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन के अंदर 5 से 500 प्लस ही निकलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा शुरू से अंत तक करो। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर ये क्लास आप देख लिए तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। या फिर आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं, कोई आपकी एग्जाम है, और एग्जाम देने से पहले ये अगर क्लास आप देख लेते हैं, तो मैं मानता हूँ अगर अच्छे से आपने देख लिया तो आपके कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखो, सारे 100 के 100 क्वेश्चन करो। जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक कॉपी ले लो आप, और उस पर नोट करते रहना जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का जो हमारा संविधान है वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और हमारा भारतीय संविधान तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और इसी दिन 26 नवंबर को ही 16 अनुच्छेद लागू हो भी गए थे। 16 अनुच्छेद, जो आर्टिकल के 16 अनुच्छेद हैं, वो लागू भी हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। और बाकी के जो आर्टिकल थे वो सारे 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। जितने भी और बाकी के जो आर्टिकल थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो ये जो आर्टिकल थे, 16 आर्टिकल को छुड़ाकर और भी जो भी आर्टिकल थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, आप सभी लोगों को पता होगा। और 9 दिसंबर बहुत बड़ी बात है। 9 दिसंबर 1946 को मैं बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। पहला बैठक संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थाई अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक में अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसमें तो आप लोग बताएंगे कि दूसरा, मैंने तो बता दिया कि 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का, लेकिन दूसरा बैठक कब हुआ था ये आप लोग कमेंट में बताओ। और तीसरी बैठक की जो बात है वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और सबसे जो अंतिम बैठक है 24 जन वो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान
जो जनगण मन है उनको भी अपना लिया गया था। और आप लोग ये कमेंट करो कि जनगण मन लिखने वाले यानी कि राष्ट्रगान लिखने वाले कौन है, जो पहली बार जो इस राष्ट्रगान को लिखे हैं। ठीक है, इसका राइटर कौन है और इसका जो राष्ट्रगान का गाने का टाइम होता है वो कितने सेकंड का होता है, कितने सेकंड का होता है। ठीक है, और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, जो अंतिम बैठक, संविधान का अंतिम बैठक था। ठीक है, तो 9 दिसंबर को क्या हुआ था, पहले बैठक संविधान का। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जिसमें 16 आर्टिकल, तो 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। बाकी के शेष अनुच्छेद जो आर्टिकल थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ठीक है, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान का पहला बैठक हुआ था। तो लगभग मैंने हमने 7 से 8 क्वेश्चन इसमें बता दिया आपका। और ये क्वेश्चन देख सकते हो एसएससी सीजीएल 2021 का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। मैंने अभी बताया कि संविधान सभा का जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और मैंने ये भी बताया आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के दूसरी बैठक में चुने गए थे। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो थे प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष जो दूसरे संविधान सभा की बैठक में चुने गए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आ ही गया क्वेश्चन। मैंने अभी बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो आप सब मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल आप कॉपी में नोट कर लें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, महत्वपूर्ण है। इसे आप कॉपी एक लेकर जरूर नोट करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2017 का है। अगला, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है। शिक्षा का जो अधिकार है वह आर्टिकल 21 के ए में, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए में दिया गया है। इसमें यह बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार की बात की गई है 21 के ए में। इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है और माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का इसका अधिकार दे, शिक्षा दे। ठीक है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 21 में ये बताया गया, इसमें चर्चा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आर्टिकल 21 में चर्चा है। इसमें कुछ अन्य अधिकार भी हैं, जैसे निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, शांति का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शुद्ध पानी पीने का अधिकार, और जैसे आपके लिए, आप सबके लिए मनपसंद विवाह करने का अधिकार। ये सारे आर्टिकल 21 में चर्चा है। ठीक है, सारे आर्टिकल 21 में चर्चा है।
आर्टिकल 22 की अगर बात करें तो आर्टिकल 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण यानी कि व्यक्ति को अपनी गिरफ्तार का जानने का अधिकार, अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर जज के सामने, ये सारी अधिकार आर्टिकल 22 में है, जो आर्टिकल 22 के 1 2 3 4 5 में जानने का है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 22 में है कि वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 में क्या चर्चा है ये जान लेते हैं। तो आर्टिकल 19 में चर्चा है कि जो चर्चा है वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा है, अर्थात अपने विचार को बोल या लिख कर या फिर संकेत द्वारा प्रकट कर सकते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात कि अपने विचार को बोल, लिख या संकेत द्वारा प्रकट कर सकते हैं। प्रेस करने की स्वतंत्रता, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, इसमें सारी इस सब स्वतंत्रता की चर्चा है आर्टिकल 19 में। ठीक है, तो आर्टिकल क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 के ए में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की चर्चा है, जो माता पिता और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 का पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को मैं बता दूं कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। जो हमारा मौलिक कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। इसमें कुछ खास बताने वाली चीज नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ क्या है? रिट कई प्रकार के जारी करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर परमादेश, मतलब आदेश किसी को देना, या फिर ऐसे बहुत सारे ये हैं आपके रिट करने के। तो ये जो है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की चर्चा है। तो ये पूछ रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है सशरीर पेश करना 24 घंटे के अंदर। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शरीर को प्रस्तुत करना जो 24 घंटे के अंदर सशरीर पेश करना होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रेट का अर्थ है। और भी जान जाते हैं कि आदेश देना यानी परमादेश। अगर परमादेश रेट होती है जो आदेश देने को बताता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट है जो सशरीर को प्रस्तुत करना 24 घंटे के भीतर है, अंदर है, वैसे ही परमादेश जो रेट जारी करते हैं वो किसी को आदेश देते हैं जब कोई अधिकारी या सहकारी सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन न करे, अपने कार्य को न करे, उस टाइम परमादेश देते हैं, परमादेश रेट जारी करते हैं। तो परमादेश का अर्थ होता है आदेश देना। रोकना यानी कि ये कब रेट जारी होती, कौन सी रेट होती है? तो ये अधिकार परीक्ष होती है, कोवारेंट। कोवारेंट द्वारा हम किसी के ऊपर रोक सकते हैं, अधिकार परीक्ष रेट जारी कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति या फिर सहकारी कर्मचारी ऐसे काम करने लगे जो उसके लिए अधिकार में ना हो, जो उसके अधिकार में ना हो और वो वैसा काम करने लगे, तो उस रोक को, उसी के काम को रोकने के लिए उस पर अधिकार परीक्ष रेट जारी कर देते हैं, यानी कोवारेंट। इसे ही रोकने का अर्थ होता है उस रेट का, अधिकार परीक्ष का। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट का अर्थ क्या है? सशरीर को प्रस्तुत करना। ठीक है, ये सीपीओ
में पूछा 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है। ये जो आर्टिकल लगाया जाता राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 61। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी वी। ठीक है, आर्टिकल 61। इसमें महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है कि ये ली गई है अमेरिका से। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया गई है वो अमेरिका से ली गई है। ठीक है, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। जब कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तब उसके ऊपर ये महाभियोग की यानी इम्पीचमेंट की लगाई जाती है। महाभियोग लगाया जाता है किसी राष्ट्रपति पर जब वो संविधान का उल्लंघन करने लगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता है महाभियोग लगाना, बहुत ही बड़ी बात होती है महाभियोग लगाना। आज अभी तक इंडिया में कभी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, तो इन राष्ट्रपति की महाभियोग की जो चर्चा है वो आर्टिकल 61 में है। ठीक है, अगला है कि आर्टिकल 52। इसमें ये में देखा आर्टिकल 52 में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। में यही कहा गया है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक होता है, यानी कि नाम मात्र के लिए प्रधान होता है, लेकिन असली में जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का पद जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। इसमें राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या चर्चा की है? तो आर्टिकल 72 में जो की है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की चर्चा है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। इसमें क्षमा यानी कि क्षमा होती है 5 प्रकार की, इसमें सजा को माफ कर सकते हैं। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंब। क्षमा का अर्थ होता है जिसमें कि पूरी तरह आपकी सजा को माफ कर देते हैं। राष्ट्रपति पूरी तरह आपकी सजा को माफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 72 में जो चर्चा है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की चर्चा है। आर्टिकल 123। इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा है, यानी कभी संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद में कभी सत्र न चल रहा हो और किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने की जरूरत हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। किसी भी अध्यादेश की अधिकतम जो अवधि होती है 6 माह या 6 हफ्ते हो सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा अध्यादेश कभी भी किसी भी समय वापस ले सकते हैं, इसका कोई अवधि नहीं होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 में जो चर्चा है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा है। अगला, राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को त्यागते हैं और भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो त्यागते हैं वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2018 का है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे? वो थे नीलम
संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। ये जीडी 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य का अगर कार्यकाल बात करें तो 6 वर्ष का होता है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। इसके हर सदस्य 2/3 हर 6 वर्ष पर, हर 2 वर्ष पे 2/3 सदस्य का चुनाव होता है। यानी एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन ये हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अस्थायी सदन है, जिसमें हर सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा एलएस, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शून्यकाल का समय कब शुरू होता है? शून्यकाल का समय जो शुरू होता है वो 12 बजे के बाद होता है। शून्यकाल का जो समय होता है यानी कि 0 आवर्स का चुनाव, शून्यकाल का जो समय होता है शुरू वो 12 बजे के बाद होता है। 12 बजे के बाद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? वो जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की होती है वो होती है अधिकतम की बात की गई है तो जो होती है ये होती है सर्वोच्च न्यायालय के 70 वर्ष तक, 70 वर्ष तक। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होती है वो आयु जो होती है अधिकतम आयु 70 वर्ष होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करो कि प्रधानमंत्री की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो कितनी होती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में चर्चा है। जो क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। लेकिन हम यही हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? वो आर्टिकल आप लोग कमेंट में बताओ कि जो लोग ये हाईकोर्ट होती है वो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन किससे से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन संबंधित वो है आपके मौलिक अधिकार, सॉरी पंचायती राज, मौलिक अधिकार नहीं, पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है,
दल बदल कानून, दल बदल जो कानून था वो था आपके, जब आप अनुच्छेद नहीं, अनुसूची पढ़ोगे, अनुसूची जब आप पढ़ोगे, 12 अनुसूची जो है उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें 10वीं में जाओगे, अनुसूची जब 10वां पढ़ोगे तो उसमें बात की गई संविधान 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 में यह दल बदल कानून जोड़ा गया था। दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार तो आप लोग जानते ही हो। ये 73वां संविधान संविधान जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1952 को हुआ था। ये 1992 को 73वां संविधान हुआ था, जिसके द्वारा पंचायत की शक्तियों में 29 विषय की चर्चा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरीय में पंचायती राज्य व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोध कानून किस अनुसूची में है? मैंने अभी बताया आपको, दल बदल जो कानून थी वो थी 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की चर्चा है, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था 10वें अनुसूची में। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, जो सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है, जो 1976 को हुआ था। यह है यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। सारे आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपको पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। इस क्लास को आप पूरा करो कि मैं ये जितने भी क्वेश्चन है सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये होते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो होते हैं उच्च न्यायालय का। क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? धन विधेयक केवल कहाँ पेश किए जाते हैं? ये केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ये केवल लोकसभा में पेश किया। ये एनडीए 2022 का, एसएससी एमटीएस 2021 में, दोनों में क्वेश्चन ये पूछा गया। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, प्रधान सभापति। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो निहित होती है राज्यपाल में। राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्ति होती है वो उस राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो राज्यपाल होते हैं उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाते हैं उच्च न्यायालय।
का मुख्य न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2022 का पूछा गया है। बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिनको कैग कहते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन देख लो, पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2021 का और यूपीएससी समझ लो, एमटीएस और यूपीएससी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? भारत का जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका कोई कार्यकाल सीमित नहीं होता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में रहते हैं, यानी राष्ट्रपति के ऊपर रहता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे इनको महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्य दिए रहेंगे। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य का होते हैं उनकी कार्यकाल कितनी होती है? यह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनका कार्यकाल जो होता है 6 या 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा है? भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है? कभी नहीं, आज तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? तो आर्टिकल 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किए। कितना भी इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी राष्ट्रपति ये अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं हो सकता। 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये सीडीएस 2019 में और ये जीडी 21 के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंट्स रूल, वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यह आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? अगर हम भाषाएं की बात करें तो अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं। प्रेजेंट में 8वीं अनुसूची में भाषाएं 22 हैं। लेकिन ये हम पहले की बात करें कि पहले हमारे जो 8वीं अनुसूची में थी वो थी 14 ही, लेकिन वर्तमान में भाषाएं 22 हो गई हैं। लेकिन प्रारंभ में 14 भाषाएं की चर्चा थी। ठीक है, अभी जो है 22 है। प्रारंभ में, शुरुआती में
14 थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है और एनडीए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए? 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए? हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में, 29 विषय की निर्धारित किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। ये बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया। अगला, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 14 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसे 21 से घटाकर 14 वर्ष 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2021 का पूछा गया है और यूपीएससी 2025 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर बी, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। अगला, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये ब्रिटेन से ली गई है। करेक्ट आंसर बी, जो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन से ली गई है। ये ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? लोकसभा में कोरम कोरम को पूरा करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो 1/10 से सदस्य का आवश्यकता होता है, ठीक है। 1/10 1/10 सदस्य का कोरम पूरा करना होता है। ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? 368, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है। अगला, ये देख लो आप लोग, आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएससी 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे लो प्रेजेंट का है यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन। अगला, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। कमेंट करो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष न्यूनतम आयु होती है? ये आप कमेंट करो कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, ठीक है। लोकसभा का 25 वर्ष होता है। अगला, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह अब कौन सा निकाय है? योजना आयोग की जगह पर अब कौन सा निकाय आ गया है? किया है नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। EHSL 2021 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे?
भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलकर, सॉरी, जीवी मावलकर, जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। अगला, इस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है, मैंने अभी बताया है, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है? 19 का 1 के ए में, मैंने बताया आपको शुरू में ही। क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में मैंने बताया। ये आर्टिकल 19 के ए में, 19 के ए में 1 के ए में बताया गया है, प्रेस करने की स्वतंत्रता की चर्चा है। ठीक है, 21 में मैंने बताया कि वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये 2 बार पूछा गया, बीपीएससी 2019 का, सीजीएल 2022 का। मैं बोल ही रहा हूँ ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ये क्लास कर लो, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन छोड़कर आते हो एग्जाम में वो छूट ना पाए आपसे, वो कर कर आओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार वो संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 31 से हटाकर मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CHSL 2021 का, यूपीएससी 2013 का, मैं बोल ही रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त, सारे रिपीटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं छूटेंगे आपके किसी के एग्जाम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, विधि या कानून अधिकार है, नैतिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं? मैंने बताया ये अब कानूनी अधिकार हो गई है। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 से हटकर, वो मौलिक अधिकार से हटकर, वो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ये हो गया है कानूनी अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? बहुत मस्त सवाल है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो होते हैं लोकसभा का नेता। ये क्वेश्चन जो पूछा गया यूपी SSC के PT 2021 में पूछा गया है। ठीक है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य, वो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, क्या ये राष्ट्रपति के चुनाव में 12 सदस्य शामिल होते हैं? बताओ आप लोग, क्या ये राष्ट्रपति के चुनाव में 12 सदस्य शामिल होते हैं? नहीं, ये शामिल नहीं होते हैं। अब बताओ आप लोग, लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन है वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं नहीं? कमेंट में बताओ। राष्ट्रपति में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। MTS 2023, MPPCS 2018 का। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी,
और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह जोड़ा गया है। सीपीओ 2022, पीडीएस 2020। संविधान की क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 को जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? विधि का शासन किस अवधारणा, विधि का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन। विधि का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई? ब्रिटेन से। ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया है रिजल्ट 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, इन लोगों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है और जीडी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? जो अंडमान है, अंडमान और निकोबार है द्वीप समूह है, वो किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ये कलकत्ता उच्च न्यायालय क्षेत्र के अधिकार में आते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन, सरकारी आयोग का गठन सरकारी आयोग का गठन किससे संबंधित था? जो सरकारी आयोग का गठन था वो किससे संबंधित था? वो संबंधित था आपके केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध। ये यूपीएससी 2015 ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची? तो शिक्षा तो समवर्ती सूची में है क्योंकि राष्ट्र और राज्य दोनों सूची में भाग लेता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची का विषय है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस 2021, सीएचएसएल 2020। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये किया जाता है 280, आर्टिकल ए, अनुच्छेद 280, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई? ये 1952 में हुई थी। 1952 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? ये 2013 में पारित हुआ है। 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ है। क्वेश्चन सीपीओ 2021 का है। अगला, इस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है। ठीक है, विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है, लेकिन ये पूछ रहा है कि किस राज्य में नहीं है, तो मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, बाकी तीनों में विधान परिषद है। ठीक है,
अगला, ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस का 2022 का और एमटीएस 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए के बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम जो आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम आयु जो होती है। और आप लोग कमेंट करो कि संसद संसद बनने की जो न्यूनतम आयु होती है, सांसद बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो क्या होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में दो इसका आंसर। ठीक है, अगला, दल बदल कानून किस अधिनियम, किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? अभी बात हुआ, रिपीट क्वेश्चन आ गया 2021 का सीजीएल का फिर से। दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया 1985 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021, जीडी 2021, रिपीटेड क्वेश्चन, सारे रिपीटेड क्वेश्चन, क्लास को कर लो। पॉलिटी के क्वेश्चन आपसे कोई भी एग्जाम का नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। सी, सर्वोच्च न्यायालय को भारत संविधान का अभिभावक। यूपीपीसी 2012, सीजीएल, सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, सारे रिपीट क्वेश्चन। अगला, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए? भारत में जो भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध लिए गए वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए। जर्मनी, वाइमर संविधान, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। सीजीएल 2021, एनटीपीसी 2022। अगला, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? जो संसदीय शासन प्रणाली थी वो किस देश में विकसित हुई? ये ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ब्रिटेन, ब्रिटेन। यूपीपीसीएस, यूपीएससी 2014 और एमटीएस 2021 का क्वेश्चन, रिपीटेड। अगला, भारतीय संविधान में निवारक निरोध किस सूची में आते हैं? जो निवारक निरोध है वो किस सूची में आते हैं? समवर्ती सूची, राज्य और संघ दोनों में समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, अगला, किस, आप इसमें बताओ, रेलवे किस अनुसूची में आएंगे, किस सूची में आएंगे? संघ में आएंगे या राज्य में आएंगे? रेलवे किस अनुसूची में, किस सूची में आएंगे? रेलवे में आएंगे, राज्य में आएंगे या संघ में? ये आप कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, यूपीपीसीएस 2020, सीएचएसएल 2021, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, नए नए वो भी। अगला, लोक लेखा समिति यानी पीएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 22, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। 15 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं और 22 7 राज्यसभा के होते हैं। अगला, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं?
लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को ना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, त्यागपत्र देते हैं उनको। एनटीपीसी 2021 का, जीडी 2022 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार और बालात्श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? मानव दुर्व्यवहार और बालात्श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और बालात्श्रम का निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 24 में हम लोग जानते हैं क्या है। अनुच्छेद जो 24 में है वो है कि 14 वर्ष से, अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम बालक को कारखाने में या खान आदि में प्रतिबंध, यानी बालक श्रम पर प्रतिबंध जो है वो आर्टिकल 24 में चर्चा है। आर्टिकल 25 के बारे में जानते हैं। यह अंतःकरण या किसी धर्म को मानने या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता की चर्चा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है बिना कोई, और वो किसी भी धर्म को पालन कर सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी हिंदू टीका रखने का अधिकार आर्टिकल 25 में ही चर्चा है। फिर मुस्लिमों को दाढ़ी रखने का अधिकार आर्टिकल 25 में इसकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 यह कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता धार्मिक संस्थाओं के स्थापना पर, यानी यज्ञ हवन सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति देती है आर्टिकल 26। ठीक है, मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम के निषेध किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 23 में। 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर रोक किस अनुच्छेद द्वारा लगाई जाती है? मैंने अभी बताया हूँ। इसका करेक्ट आंसर आप बताओ। करेक्ट आंसर आप बताओगे, ठीक है, कमेंट में बताना। क्या होगा? सी। 21 में मैंने बता दिया, 23 में भी बता दिया, 17 में भी बता देता हूँ। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत की चर्चा है, यानी अस्पृश्यता का अंत। 21 में प्रारंभिक स्वतंत्रता की चर्चा है। ठीक है, अगला। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसएससी पीटी 2022 का, सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन। अगला। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण पृथक्करण किस अनुच्छेद से है? वो है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला, पृथक्करण यूपीएससी 2020 का, एमटीएस 2021 का। अगला। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 में चर्चा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आर्टिकल 51 में चर्चा है इसकी। अगला। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को। आप लोग कमेंट करो कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, ये कमेंट करो। ठीक है।
2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 15 अगस्त को जानते ही हो, 26 जनवरी को भी जानते हो। इसी दिन आपके 26 जनवरी को सारे आर्टिकल लागू हो गए थे। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? ये नागौर, राजस्थान के नागौर में की गई थी। राजस्थान के नागौर में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी सबसे पहले। GD 2021 का, ग्रुप डी 2022 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? जो केंद्र शासित प्रदेश का शासन प्रशासन चलाते हैं वो किसके द्वारा चलाया जाता है? ये चलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। अगला, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब NCR किस संशोधन द्वारा बनाया गया? दिल्ली को NCR, दिल्ली NCR कब हुई, किस संशोधन द्वारा बनाया गया? यह 69वां संविधान संशोधन 69। ठीक है, अगला, सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 57वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए राइट, 57वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची कौन सी है? भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची कौन सी है? वो है 9वीं अनुसूची, सॉरी 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है ये गलत है, 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है? भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के तहत दी गई है? 6। मूल संविधान में 7 थी, लेकिन अभी 6 दी गई है। ठीक है, अगला, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के आवंटन की, राज्यसभा में सीटों का आवंटन की वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम सत्र कब शुरू होता है? लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को हुई थी। 1952 को हुई थी, 13 मई को। लोकसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952 को। अगला, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आर्टिकल 3 को, भाग 3 को, पार्ट 3 को से मौलिक अधिकार दी गई है। ठीक है, भाग 1 में दी गई है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। नहीं, भाग 4 में मौलिक TPSP, नीति निर्देशक तत्व। अगला, लोक सेवा आयोग यानी UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? UPSC अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट सौंपता है वो किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को।
यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है। यूपीपीसी 2012 में पूछा गया है और एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग को आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। भले ही अनुमति राज्यपाल करता है, लेकिन हटा सकते हैं राष्ट्रपति ही। ठीक है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया था? ये किया गया था 343 343 में हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया था। जीडी 2021 का, एमपीपीसी 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 21वां संशोधन, 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला, अंतर्राज्यीय परिषद यानी इनर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन करता है? इनर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, जो आर्टिकल 363 में चर्चा है। आर्टिकल 363 में चर्चा है। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी 2024, यूपीएससी 2014, सीएचएसएल 2021। अगला क्वेश्चन, प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीजी खेर। अगला, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का जो कोरम होता है कुल सदस्य की संख्या का कितना होता है? मैंने बताया 1/10, 1/10, 1/10। अगला, इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता। कौन सा, यानी कि अस्थायी सदन कौन होता है? अस्थायी सदन कौन होता है? भंग नहीं किया जाता, सॉरी, भंग नहीं किया जाता, यानी कि अस्थायी सदन कौन होता है? अस्थायी सदन कौन होता है? राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्य का चुनाव 2 साल पर 2/3 सदस्य का चुनाव होता है। लेकिन यही अगर बात करें लोकसभा की, तो ये 5 साल पर भंग हो जाती है। यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 21A में चर्चा है, और 11वां मौलिक कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य के जो आर्टिकल आपके 51 के ए में है। ठीक है, तो यह बी और डी दोनों जुड़े गए थे। बी और डी, इसको दोनों जुड़े गए थे, बी और डी दोनों। ठीक है, तो दोनों जुड़े गए थे। ठीक है, जैसे संविधान संशोधन 2002 द्वारा दल बदल कानून जुड़े गए थे। सॉरी, बी और डी में बोल दिया, ये लिख दिया। बी और डी को जुड़े गए थे, बी और डी दोनों को जुड़े गए थे, बी और डी को जुड़े गए थे। ठीक है, बी और डी दोनों को
जोड़े गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? ये लागू किया है 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी जो लागू की गई है वो 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई है। सीजीएल 2021 का यूपी एसएससी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? लक्षद्वीप जो है वो केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, केरल हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को देते हैं। अगला, मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में तो 11 है, वर्तमान की बात कर रहा है, लेकिन मूल में अगर बात करें तो मूल में मौलिक कर्तव्य 10 थे, 11वां जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब 11 हो गए हैं। इस जीडी 2022 का ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन रिपीट किया है मेरे भाई, क्वेश्चन सारे रिपीट हैं। इस क्लास को पूरा देखो, वीडियो पूरा देखो, हर एक क्वेश्चन को देखो। किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई? किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अगला, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। और आप लोग कमेंट करो, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, ये कमेंट में आप बताओ। अगला, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है नगर पालिका से। 74वां जो संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से संबंधित है। अगला, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? जो नगर पालिका में है वो महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 1/3, 1/3। ठीक है, अगला, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, संविधान सभा को राष्ट्रगान को कब अपनाया गया है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सॉरी, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? केवल एक बार, केवल एक बार। एसएससी सीजीएल 2022, यूपीपीसीएस यूपीएससी 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। रिपीटेड सारे में जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ मेरे भाई, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये क्लास देखो जरूर जरूर जरूर, क्योंकि मैंने बता दिया यूपीएससी यूपीपीसीएस बीपीएससी सीजीएल रेलवे ग्रुप डी एमटीएस सारे में पूछेगा क्वेश्चन में इस वीडियो में कराया हूँ। आप सभी लोग इस क्लास को पूरी तरह
शांति से एक कॉपी पेन लेकर पढ़ें, ताकि आप मैं जो बता रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो आप कॉपी पर नोट कर लें और उसे बाद में पढ़ लें। मैंने सारे निचोड़ दे दिया आपको अधिकतर। मैं ये तो नहीं कह सकता कि फाउंडेशन है, लेकिन फाउंडेशन से कम नहीं है। मैंने सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको मैंने इस वीडियो में दे दिया है। तो जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से क्लास कर लेते हो तो आपकी आने वाले एग्जाम में पॉलिटी से क्लास नहीं छूटेंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।